Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड ऑफ आयरन के बारे में, राइट। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे, कंपाउंड होंगे आयरन से, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपके जेई का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो मेडिकल का एग्ज़ाम, ठीक है, नीट प्लस आपका एडवांस, ठीक है, इसके लिए आपका ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो भी कंपाउंड्स हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपके डिस्कस करे गए हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड ऑफ आयरन में बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड दैट इज दी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा आपका, दिस इज दी FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें जो क्रिस्टलाइजेशन की बात करी जाएगी वो आपके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका कॉमन नेम एक आपका बहुत पॉपुलर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन बिट्रॉल। ग्रीन बिट्रॉल के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं। इसका जो कलर है उसके पीछे रीजन हम डिस्कस करेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपाउंड को हम जनरली फेरस, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है आपका है वो +2 की स्टेट में है, तो ये आपको जो सॉल्ट एक्चुअली में है फेरस सल्फेट, इसको हम लोग फेरस सॉल्ट के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है, फेरस सॉल्ट, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की यहाँ पे कितनी है, +2 है, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेरस सॉल्ट। अब ये क्वेश्चन है कि इसको हम लोग किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आयरन पायराइट, जिसको हम बेसिक बात करते हैं कि आयरन पायराइट, तो आयरन पायराइट्स जिसको हम पायराइट भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। पायराइट का मतलब बेटा यहाँ पे आपका हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला FeS2। इसका हम ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं पहले तो, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ O2, ठीक है, जो एयर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर। फिर इसका बेटा हम कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट प्रोसेस होगा इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एडिशन ऑफ H2O। तो देखो इसमें स्टेप क्या है, पहली स्टेप के अंदर आपका जो पायराइट है उसका ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन के साथ बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे। तो आपको यहाँ पे जनरली देखने को मिल जाएगा FeSO4। देखो कैसे फॉर्म का ध्यान देना, FeS2, यहाँ पे पहले इसको हम जरा आयनाइज करके देख लेते हैं, क्योंकि आपका एक सॉल्ट है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये Fe+2, और ये सल्फाइड की बात कर लेते हैं तो 2S, ये आपको -2, ठीक है, ये आपको सल्फाइड इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो टोटल चार्ज की बात करते हैं वो आपका -2 डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ से एक क्वेश्चन ये आपका फॉर्म हुआ कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो पायराइट का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे किस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म होगा, तो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन, देन आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये जो आपका सल्फाइड वाला पार्ट है ना, ये हाइड्रोलिस ऑक्सीडेशन एंड आपका हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 के अंदर, क्योंकि जो सल्फाइड पार्ट है दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू SO4-2, तो यहाँ से मिलेगा SO4-2। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन बेटा ऑक्सीडाइज कर जाएगा, है ना, आयरन तो आपका ऑक्सीडाइज करेगा, वो ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सल्फाइड वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा किसमें, सल्फेट के अंदर। तो सल्फाइड चेंज होगा सल्फेट के अंदर, और बाकी आपको देखने को मिलेगा H2SO4, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से मिल चुका है FeSO4। तो FeSO4 को हम बात कर रहे हैं, फेरस सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन में। इसमें अभी क्वेश्चन ये भी होता है कि यहाँ पे अगर आपने FeSO4 फॉर्म कर लिया है, H2SO4 भी आपको बीकर मिलेगा एक साथ, तो फिर किस तरीके से हम लोग FeSO4 को निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको H2SO4 को साइड में करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए एक सिंपल सी स्टेप होती है कि जो आयरन, ठीक है,
आयरन के स्क्रैप्स, ठीक है, आयरन के जो स्क्रैप्स हैं, ठीक है, उनको हम लेके आते हैं। तो आयरन के स्क्रैप को अगर हम H2SO4, मतलब आप ये समझो कि FeSO4 और ये H2SO4 एक ही बीकर में है, तो इसमें क्या करना है, आयरन के स्क्रैप को डालना है। तो आयरन के स्क्रैप को डालोगे तो आयरन के स्क्रैप जो होंगे वो आपका बेस की तरीके से काम करेगा, बिकॉज ऑफ आपका मेटल है आयरन, ये आपका एसिड है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन परफॉर्म होगा, तो आयरन क्या करेगा H2SO4 से, एक तो H2 गैस को रिलीज करा देगा और बाकी आपको मिलेगा यहाँ से FeSO4। ध्यान दो, तो यहाँ से आपका देखो फिर से क्या है, आपकी H2 गैस तो बाहर इजीली चली जाएगी और आपको रिजल्टेंट मिलेगा FeSO4 इन सेकेंड रिएक्शन व्हेन यू यूजिंग दी आयरन स्क्रैप। और फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी आपको FeSO4 मिल रहा है, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली यहाँ पे आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि FeSO4 दोनों जगह कैसा होगा बच्चों, लिक्विड स्टेट में होगा। जब ये लिक्विड स्टेट में होगा तो FeSO4 को फिर कराना पड़ेगा आपको क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए एक सिंपल सा स्टेप होता है, इसमें आप एल्कोहल को ऐड कर दो, ठीक है। तो एल्कोहल को हम इसमें ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ एल्कोहल विद द लिक्विड स्टेट ऑफ FeSO4। तो फिर यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आपको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी बोलते हैं कि एल्कोहल का स्प्रेंगली जो स्प्रेंगली हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं, जनरली ऐसे करते हैं, क्योंकि इसमें FeSO4 जो होगा वो आपका इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इसको जो एल्कोहल है उसके साथ आपका ये मिक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। तो सिर्फ आपको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म मिल जाएगी FeSO4 की, फिर सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है वो ध्यान दो। सबसे पहले आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन फॉलोइंग द हाइड्रोलिसिस, तो FeSO4 मिल जाएगा और H2SO4 मिलेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या कराना है, यहाँ से H2SO4 को साइड में निकालना है। तो आप आयरन की स्क्रैप लेके आ जाओ, सिंपल सा प्रोसेस है। तो फिर वहाँ से आपको FeSO4 फिर से मिलेगा और H2 गैस आपकी बाहर चली जाएगी। फिर FeSO4 लिक्विड स्टेट में उसको आपको सॉलिड में चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको एल्कोहल यूज कर दो, जनरली हमारे जो मैथनॉल एथनॉल है उनको आप यूज कर दो, सीधा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा और आंसर मिलेगा आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ FeSO4। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका फेरस सल्फेट से कलर कैसा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका फेरस सल्फेट है FeSO4, इसके साथ बच्चों आपके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ ए हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट। इसका जो कलर होता है वेल नोन कलर बेटा, यहाँ पे इसका ग्रीन कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर इसका कलर कैसा ग्रीन होगा, लेकिन जब आप FeSO4 को, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, अगर इसको आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, मतलब इसे क्या कर रहे हो आप, ओपनली आप रख रहे हो है ना किसी भी कंटेनर के अंदर, तो जो FeSO4 है ये बच्चों क्या करेगा, ये आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में है उसके साथ ये कंबाइन करता है और ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है। और एटमॉस्फेयर से बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपको डिफाइन करेगा, तो जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ ए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का मतलब आपका O2 प्लस वाटर हो गया। तो उस केस में यहाँ पे आपका ये जो कलर है आपका ग्रीन कलर, वो आपका कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा ब्राउनिश येलो कलर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा FeOH डॉट SO4। इस तरीके से आपको दिख रहा है कि जो सल्फेट है वो तो आपका SO4-2 के अंदर आपको दिखेगा, जो आपका हाइड्रोक्साइड है वो आपको -1 के अंदर दिखेगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव -3 हो जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज। और यहाँ पे आयरन क्या है +2 की स्टेट में, मतलब +2 से आपका ये +3 में चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन को इसने सपोर्ट किया है। तो जो FeSO4 है इसका तो बच्चों कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। तो ये आपका जब ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, तो कंपाउंड फॉर्म होने के बाद इसका जो कलर आपको मिलेगा इट इज ए ब्राउनिश येलो कलर, ब्राउनिश येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक सिंपल सा पॉइंट होता है कि ये जो आपका कंपाउंड में जो आपका चेंज हुआ है, यहाँ पे आपका फेरस सॉल्ट था, फेरस सल्फेट था, तो फेरस, दिस इज फेरस, ठीक है। तो फेरस जो लास्ट में अस आ रहा है, फेरस सल्फेट आपका चेंज हो जाता है फेरिक के अंदर, Fe+3 है मतलब फेरिक। तो फेरिक सल्फेट के अंदर आपका ये चेंज हो जाएगा और Fe+3 जो मिल रहा है उसका जो कलर होगा इट इज ए ब्राउनिश येलो कलर।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। अगर यहाँ पे हम लोग इसे हीट करते हैं, सपोज फर्स्ट तो आपका ईजी है, समझ में आ गया हो किस तरीके से प्रोसेस हुआ है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इसको हम हीट करते हैं अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो जब 300 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग FeSO4 को हीट करते हैं, मतलब FeSO4 डॉट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता है इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर, ठीक है। अच्छा, इसको आपने हीट करना है 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से आपके सबसे पहले पता है हीट करने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पहले रिलीज हो जाएंगे, तो वो तो आपके बाहर चले जाएंगे। यहाँ से सिर्फ आपको मिलेगा FeSO4, ठीक है। और FeSO4 जो मिलेगा ये आपका बेटा कैसा हो जाए, कलरलेस। कलरलेस का मतलब डिफरेंट बुक के अंदर व्हाइट भी लिखा हुआ है, आप कलरलेस भी से समझ सकते हो, व्हाइट का मतलब कलरलेस ही होता है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगी कि 300 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसे हीट करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा चुके हैं, तो FeSO4 दिस इज एक्चुअली दी एनहाइड्रस फॉर्म। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एनहाइड्रस फॉर्म जो आपको मिल रहा है फेरस सल्फेट का, वो आपका कलरलेस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट को अगर आप स्ट्रांगली हीट कर देते हो, मैं फिक्स कर रहा हूँ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। अगर इसे आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो फिर बच्चों आपका ये जो FeSO4 है, जो आपका एनहाइड्रस फॉर्म था, ये डिसोशिएट हो जाएगा आपके फेरिक ऑक्साइड के अंदर, मतलब Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड आपका ये हो गया है, प्लस यहाँ से आपकी SO2 प्लस SO3, ये दोनों ही गैस यहाँ से रिलीज होती हैं। तो दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि SO2 और SO3 दोनों ही गैस यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ FeSO4 जो आपका एनहाइड्रस फॉर्म था, हम उसको लेके बात कर रहे हैं, तो एनहाइड्रस फॉर्म को अगर आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ लेके आते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं एनहाइड्रस फॉर्म को वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करूँ तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, क्या बीक एसिड होगा या बीक बेस होगा, मतलब किस तरीके से होगा वो आपको बताना है एचडी को बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि जो FeSO4 है ये कैसा आपका है, बीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है बच्चों, बीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये बीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस भी बचा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा FeOH ट्वाइस प्लस आपको मिलेगा H2SO4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ से आपको देख रहे हैं कि जो आयरन वाला पार्ट है यहाँ पे आपका Fe+2 है, तो जब हाइड्रोलिसिस किसी भी सॉल्ट का हम कराते हैं तो उस केस में वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आपका आयरन केस में है, वो +2 की स्टेट में है, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन है कि इनके नेचर को डिफाइन करना है। तो FeOH ट्वाइस ये तो आपको दिख रहा है ये बीक बेस ही है, और H2SO4 आपको जो मिल रहा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो रिजल्टेंट आपका सॉल्यूशन होगा, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा बीकर के अंदर, वो आपके एसिडिक नेचर को शो करेगा। कैसा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा आपके एसिडिक नेचर का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम जनरली बोल देते हैं कि आपका जो फेरस सल्फेट है FeSO4 है, जो ऑब्वियसली आपकी +2 की स्टेट में है, तो ये स्टेबल होने के लिए आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए हम लोग फेरस सल्फेट को एक अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी में भी डालते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी में इसको हम डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अदर रिएक्शंस हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं पहली रिएक्शन से बात करूंगा, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर आप लेके आते हो FeSO4, इट इज ए फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की KMnO4 क्या रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब KMnO4 K2Cl2 हम लोग डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको KMnO4 की रिएक्शंस FeSO4 के साथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिस्कस किया है कि Fe+2 की स्टेट में ये +3 में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो KMnO4 का जो कलर रहता है, पोटेशियम जो परमैंगनेट है इसका जो कलर है बेटा FeSO4 की प्रेजेंस में क्या कलरलेस हो जाता है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रिएक्शन तो आप लोग रिवाइज कर पाओगे, लेकिन रिएक्शन में आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना, रिएक्शन किस तरीके से आपकी प्रोसीड होगी, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या होगा, KMnO4
सबसे पहले KMnO4 फर्स्ट रिएक्ट विद एसिड में ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे H2SO4, ठीक है, हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया है। और ये भी पॉइंट बताया था कि जब KMnO4 एसिडिक का जो आपका H2SO4 एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करेगा तो Mn+2 में चेंज होता है, मतलब पहला आंसर बनेगा MnSO4, Mn+2 आपको मिल गया यहाँ से, Mn किस में है, +2 की स्टेट में, बिल्कुल सही। प्लस यहाँ से आपको मिलेगा एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, बाकी आपका पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, तो आपको मिलेगा K2SO4, यानी कीप इन माइंड वैल्यू फिक्स की यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपके रिलीज होंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको येलो कलर सर्कल कर रहा हूँ। ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन मैंने हमेशा बताया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको बैलेंसिंग करनी नहीं भी आ रही, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपके रिलीज हो रहे हैं, तो बाकी बैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो KMnO4 आपके यहाँ पे 2 मोल्स जाते हैं, वॉट आपके एसिड आपका 3 मोल्स हो जाएगा, K2SO4 MnSO4 आपका 2 मोल्स होगा, बैलेंस करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या होगा इसमें, अभी हमारे सामने सेकेंड स्टेप में आएगा FeSO4। तो नाउ कम्स FeSO4। तो FeSO4 अब बेटा रिएक्ट करेगा आपके एसिड के साथ एंड फॉलोइंग दी नेसेंट ऑक्सीजन। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों क्या करेंगे, इसको ये कन्वर्ट कर देंगे Fe2SO4 थ्राइस। भाई यहाँ पे जो आपका SO4 ये दिख रहा है ना, FeSO4, तो FeSO4 कहीं ना कहीं सल्फेट आयन भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए बेटा यहाँ पे आपको H2SO4 फिर से लाना पड़ेगा, बनेगा Fe2SO4 थ्राइस, और इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +2 से +3 से +3 में भी जा रहा है, प्लस आपको देखने को मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के बाद मैं रिजल्टेंट बात करूंगा, तो आपको तो क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा आपको FeSO4 प्लस KMnO4, आप बैलेंस कर सकते हो इसे, प्लस यहाँ से आपको मिलेगा एसिड मतलब H2SO4 मिलेगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो देखो आपको कौन कौन सा मिलेगा, मैं देखो डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। एक तो आपको कंपाउंड मिलेगा आपको Fe2SO4 थ्राइस, फर्स्ट सॉल्ट आपको मिलेगा। सेकेंड मिलेगा आपको K2SO4, जो देखो जो चीज़ कैंसिल होनी है बैलेंसिंग करने के बाद वो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। K2SO4 मिलेगा, बाकी आपको MnSO4 भी मिलेगा, ये तीनों सॉल्ट मिलेंगे, प्लस आपको मिलेगा यहाँ से K2SO4, MnSO4, Fe2SO4 थ्राइस, और लास्ट आपको मिलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से ये वाटर, ऊपर से आपके ये वाटर, ये ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट आपको वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। तो ध्यान आपको देखो रिएक्शन को नहीं रखना है, रिएक्शन के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें तो एक ही चीज़ कॉमन आ रही है कि आपका जो Mn, जो KMnO4 में Mn की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 4 × 2 आपका हो जाएगा -2, मतलब -8, +8 -1 करेंगे तो 7, तो Mn +7 से आपके Mn+2 में चेंज होगा, ठीक है, कलरलेस आपका हो जाएगा। दूसरा आपका जो Fe+2 है ये आपके जा रहा है Fe+3 में। तो दिस द बेसिक कंक्लूजन, जो कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यहाँ पे, और बाकी रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेके, तो चलते हैं उस रिएक्शन को समझने के लिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर बच्चों हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 होगा, अगर इसके साथ हम फेरस सल्फेट लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या चेंज होगा। तो आपको पता है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज हैविंग द ग्रीन कलर, ठीक है, इंपॉर्टेंट इज ग्रीन कलर। तो जब इसको हम फेरस सल्फेट के साथ लेके आएंगे तो उस केस में यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, एक्चुअली यहाँ पे आपका रिडक्शन, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने बच्चों क्या मिलेगा, क्रोमिक सॉल्ट मिलेगा। क्रोमिक सॉल्ट का जो कलर होता है क्या वो आपका ग्रीन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस। तो वो भी आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ग्रीन कलर ही मिलने वाला है। तो इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि FeSO4 के साथ अगर हम K2Cr2O7 लेके आते हैं तो K2Cr2O7 कलर आपका ग्रीन होता है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 इट इज डाइक्रोमेट आपका रिड्यूस हो जाएगा क्रोमिक सॉल्ट के अंदर, इट इज ऑल्सो हैविंग दी ग्रीन कलर, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए आपका रिडक्शन ही होना इसका पॉसिबल है। तो यहाँ से आपका रिएक्शन करते हैं एक बार K2Cr2O7 के साथ, फर्स्ट रिएक्शन तो बच्चों आपके एसिड की ही होगी बिकॉज इट इज एसिडिफाइड मीडियम। तो यहाँ से आपका जो कन्वर्जन होता है वो बच्चों पता है, एक तो आपको पहले मिलने वाला है K2SO4 सॉल्ट, यहाँ से पोटेशियम, यहाँ से सल्फेट, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपका ऐड होगा तो आपका आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट बन जाए K2SO4, स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा बिकॉज लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट मिलेगा Cr2SO4 थ्राइस मिलेगा, और प्लस यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कितनी नेसेंट ऑक्सीजन,
तो आंसर इज 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ध्यान दो कि MnO4 के साथ अगर H2 मीडियम रहेगा तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन, K2Cr2 के साथ अगर आपका H2 मीडियम होगा तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन। कहानी यहीं से आपकी, क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन ही हमारे इस केमिकल रिएक्शन के लिए सुपर हीरो है, ये आप समझ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन अगर आपने नहीं समझे तो बाकी आपके प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो FeSO4 के साथ आपको पता है Fe+2 की स्टेट में है और सल्फेट भी ऐड होने वाले हैं, तो यहाँ से फिर से वर्ड आपको एसिड लाना पड़ेगा और प्लस आपको नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है Fe2SO4 थ्राइस। बैलेंसिंग आपको देखनी है तो प्रीवियस लेक्चर को आप सर्च करो, वहाँ पे बैलेंसिंग देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप बैलेंसिंग कर लेना है इसको। मैं रिजल्टेंट आंसर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मिलता है आपको FeSO4 प्लस मिल जाता है K2Cr2O7 फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम जो आपका H2SO4 है। आंसर आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख रहा हूँ प्रोडक्ट FeSO4 थ्राइस, बिल्कुल सही, प्लस आपको मिलेगा K2SO4 एंड रिजल्टेंट आपको नेक्स्ट मिलेगा क्रोमियम के साथ तो Cr2SO4 थ्राइस और लास्ट मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो क्रोमिक सॉल्ट आपको मिला है दिस इज क्रोमिक सॉल्ट। तो यहाँ पे K2Cr2 का बेटा ग्रीन कलर और ये भी आपका ग्रीन कलर, बट यहाँ पे आपका क्या रिडक्शन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ अदर रिएक्शंस को लेके, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगर यहाँ पे मैं गोल्ड क्लोराइड लेके आता हूँ, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूँ AuCl3। अगर AuCl3 के साथ अगर मैं फेरस सल्फेट को लेके आता हूँ तो आपका ये जो फेरस सल्फेट है ये गोल्ड क्लोराइड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस करके बच्चों चेंज किस में करेगा, आपको पता है यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, Au+3 में होगा बिकॉज Cl-1, तो यहाँ से Au आपका 0 में चेंज हो जाता है। और प्लस आपको मिलेगा आयरन के साथ Fe2SO4 थ्राइस मिलेगा और प्लस आपको मिलेगा FeCl3। तो ये आपको जो बचे हुए सॉल्ट है उनसे बहुत ज़्यादा आपको आंसर नहीं बन सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी वो क्या रहेगी कि आपके जो गोल्ड का आपका क्लोराइड है ना, वो चेंज होता है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो +3 से 0 का मतलब बच्चों आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब बेटा ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। तो ऑब्वियसली है कि फिर आयरन का बच्चों क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन आपका +2 है और यहाँ बच्चों देखो आपको क्या मिल रहा है, +3 की स्टेट मिल रही है और यहाँ भी आपको +3 में ही मिलेगा। तो इसका मतलब बच्चों जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, ये रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, ध्यान दो। अगर यहाँ पे मैं मर्क्यूरी क्लोराइड लेके आता हूँ तो मर्क्यूरी क्लोराइड को भी ये रिड्यूस करता है मर्क्यूरस के अंदर। कैसे, मर्क्यूरी का मतलब हो गया Hg+2 का मतलब HgCl2। तो मर्क्यूरी क्लोराइड आपका ये हो गया है, ठीक है। तो इसमें स्टेप में बताऊं तो पहले ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में Hg2Cl2 के अंदर प्लस आपके 2 क्लोरीन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो क्लोरीन आपके रिलीज हुए हैं नेसेंट क्लोरीन, वो बच्चों इसका रिएक्शन करेंगे तो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो यहाँ से आपके क्लोरीन आ जाएंगे, तो रिएक्शन करेगा तो बच्चों मिलेगा यहाँ से FeSO4 ये ट्वाइस, यहाँ पे आपका ये थ्राइस हो जाएगा, प्लस आपको मिलेगा FeCl3, ठीक है। बाद में इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ टोटल के साथ बात करेंगे तो हम 2 का मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे 3Cl हम ले सकते हैं टोटल, ठीक है। 2 × 3 6 ऊपर, तो 2 × 3 आपके 6 नीचे भी Cl हो गए हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट आंसर क्या मिलेगा आपको 6 ऊपर से ऊपर बैलेंस करते हैं तो यहाँ भी ट्वाइस हो जाएगा और ये आपका Hg2 होगा, ठीक है। इट इज Hg2Cl2। बाकी बैलेंसिंग देखते हैं, 3 × 3 × 6, ठीक है। बाकी आपका बैलेंसिंग है तो यहाँ से मिलेगा 6 Hg2Cl2 प्लस 6 FeSO4, ठीक है। ये भी आपका यहाँ से 3 हो जाएगा ना, ओके। और बाकी 3 क्लोरीन है, ठीक है, ओके। बैलेंस 6 FeSO4 और यहाँ से मिलेगा आपको 3 Hg2Cl2, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, फिर मिलेगा आपको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 Fe2SO4 थ्राइस और लास्ट में आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ FeCl3, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो इसकी मैं रिएक्शन की स्टेप आपको मैंने बता दिया, वो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन पर चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ कि FeSO4 फेरस सल्फेट, जो इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज इट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर फेरस सल्फेट का कोल्ड सोल्यूशन है
और उसके सामने हम लेके आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिलता है डार्क ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो FeSO4 क्या करता है, NO इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, और FeSO4 जो रहेगा बच्चों इट इज ए कोल्ड सॉल्यूशन। तो कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 के साथ फेरस सल्फेट के साथ अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड लेके आऊँगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बच्चों क्या करेगा, FeSO4 एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने को, हालांकि इसमें आपको पता है कि आयरन आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉन्वेक्शन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो यहाँ से आपका एडिशन कंपाउंड बनाता है और ये आपका फॉर्म कर लेता है यहाँ से FeSO4.NO। और ये बहुत बार आपको JEE नीट के अंदर डिस्कस किया गया है। इस कंपाउंड का नाम भी पूछा गया बहुत बार। इस कंपाउंड का नाम बच्चों रहता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट इस कंपाउंड का नाम होगा। और कलर भी इसका ध्यान रखना है, इसका जो कलर आपको मिलेगा दिस इज हैविंग दी ब्राउन कलर सॉल्यूशन। तो ब्राउन कलर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर होगा, आपको हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि अगर मान के चलो मैं इसी फिर नाइट्रोसोफेरस सल्फेट को अगर मैं हीट कर देता हूँ, तो हीट करने पे आपको यहाँ से जो आपका एडिशन कंपाउंड है इट इज एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड से जो NO आपको दिख रहा है वो NO आपका गैस की फॉर्म में क्या होगा, इवॉल्व होगा। ये आपको ध्यान रखने से कलरलेस गैस, और इसको हीट करने पे, ठीक है। तो ये आपको इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अगर मान के चलो हमारे पास जो फेरस सल्फेट है ये कुछ डबल सल्फेट सॉल्ट भी फॉर्म करता है ना। तो वो कौन से करता है, डबल सल्फेट सॉल्ट्स भी फॉर्म करता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि जैसे हम लोग बात करते हैं मोहर सॉल्ट के बारे में, तो मोहर सॉल्ट में आपको पता है कि यहाँ पे आपका अमोनियम भी होता है, आपका फेरस पार्ट भी होता है और सल्फेट भी होता है। तो उसी को लेके हम बता रहे हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो देखो आपका R2SO4 डॉट FeSO4, हम फेरस सल्फेट को लेके बात कर रहे हैं, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द डबल सल्फेट सॉल्ट फॉर द फेरस सल्फेट। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो R पार्ट है, जो एल्काइल पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली दिस नॉट ए एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट में आपका यहाँ पे एल्कली मिलने वाला है, ठीक है। मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, बहुत जगह इसको आपको जनरली हम बोल देते हैं कि एल्काइल पार्ट है, बट यहाँ पे एक ग्रुप मान के चलो इसको इस तरीके से कि आपका एल्कलीज भी हो सकता है, एल्कली मेटल्स हो सकते हैं, या फिर आपका हो सकता है अमोनियम आयन का रेडिकल। यही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जनरली आपको यही देखने को मिलेगा। उठा के आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या, अगर मैं मान लो अमोनियम आयन लेके आता हूँ तो क्या मिलेगा, NH4 ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है इसका नाम, ये जो आपका कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम होगा आपका फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट इसका नाम होगा। और इसके कॉमन नेम की बात करता हूं तो बेटा इसका नाम बोला जाता है मोहर सॉल्ट, ठीक है, मोहर सॉल्ट। तो ये जो मोहर सॉल्ट है इसकी फैमिली बच्चों बात करता हूं तो फेरस सल्फेट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों आपको जो फेरस सल्फेट है, अगर फेरस सल्फेट को अगर मैं लेके जो मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ वो कंपाउंड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस बार भी JEE एडवांस के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि FeCN6 के ऊपर, तो वही मैं फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंपाउंड कंबाइन करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, व्हाट इज पोटेशियम, केशियन। तो केशियन आपको ध्यान देना है लिमिटेड नहीं है, एक्सेस में होना चाहिए। अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ पोटेशियम साइनाइड होगा तो फिर यहाँ से आपका बनता है FeCN ट्वाइस प्लस आपको मिलेगा K2SO4। ऑब्वियसली आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, आयरन जाएगा साइनाइड के साथ, और मिलेगा आपको इस तरीके। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं तो आपको 2 CN यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई केशियन के साथ। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो FeCN आपका ये जो आ चुका है ट्वाइस, तो सेकंड स्टेप में FeCN ट्वाइस नाउ रिएक्ट विद, बिकॉज इट इज एक्सिस ऑफ केशियन। तो फिर यहाँ से आपका आता है केशियन, ये आपको यहाँ से इसके 4 मोल्स आते हैं और रिजल्टेंट आपको मिलेगा K4FeCN6। तो ये आपको रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा और ये कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम रहता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है।
बाकी हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो ये कंपाउंड बनता कैसे है, सी एन लिगेंड के तरीके से काम करेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा होगा, एनोशन स्पेयर कौन सा होगा, है ना, और उसके बाद कितने बॉन्ड आपके यहाँ पे फॉर्म, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं सैंड के साथ आयरन के लिए, इसका आयोडाइजेशन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, आइसोमर्स क्या होंगे, ये सब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। बट हमेशा आप ध्यान रखना कि फेरस सल्फेट के मैंने जितने भी कंपाउंड यहाँ पे आपके फॉर्म किए, चाहे आपका नाइट्रोसो फेरस सल्फेट हो ब्राउन कलर का, चाहे आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो, ये सब के सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड रिपीट होते हैं, है ना, किसी न किसी एग्जाम के अंदर एवरी ईयर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट का अगर एक्सेस में केशियन आएगा तो रिजल्टेंट आपको आंसर इस तरीके देखने को मिलता है। बट एनसीईआरटी के अंदर स्टेट फॉर्म में बोलूँ तो FeSO4 के साथ 6 केशियन लिखे हो, डायरेक्ट आपको आंसर बोलेगा K4FeCN6 का फॉर्मेशन हो गया है। बट स्टेप को समझना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। तो ये बेटा यहाँ पे फिनिश होता है आपका फेरस सल्फेट का कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग बात करने हैं बेटा आयरन के नेक्स्ट कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दिस इज दी फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस हो जाते हैं। और इसका बेटा फेरिक, फेरिक का मतलब बच्चों Fe+3, तो मतलब ये आपको FeCl3, FeCl2 नहीं, FeCl3। अब यहाँ से हम लोग इसके फेरिक क्लोराइड के बारे में पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फेरिक क्लोराइड के बारे में, ठीक है, FeCl3। तो पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि जो फेरिक क्लोराइड है जो लिखा मैंने FeCl3, एक्चुअली अगर बेटा इसके हम हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, FeCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जिस तरीके से फेरस आपका सल्फेट था, एनहाइड्रेट फॉर्म था, उसी तरीके से FeCl3 है जो आपका फेरिक क्लोराइड है, ये आपको इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए एनहाइड्रस फॉर्म, दिस इज दी एनहाइड्रस फॉर्म। और नीचे वाला बेटा आपका हाइड्रेटेड फॉर्म, दिस इज दी हाइड्रेटेड फॉर्म। और इसमें ध्यान रखना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डिफाइन किए जाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो एनहाइड्रस फॉर्म है उसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो कि आयरन के जो स्ट्रैप्स हैं, वो आयरन के स्ट्रैप्स के ऊपर आपको क्या करना है, ड्राई क्लोरीन गैस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपका आयरन स्ट्रैप्स, ठीक है, आयरन के स्ट्रैप्स के साथ आपको ड्राई क्लोरीन गैस, ड्राई Cl2, ड्राई क्लोरीन गैस को आपको पास कराना है। और ड्राई क्लोरीन जिसको हम आयरन फिलिंग्स भी बहुत बार बोलते हैं, स्ट्रैप्स या फिर आयरन फिलिंग भी आप बोल सकते हो, FILLING, आयरन फिलिंग्स बोलो या फिर आयरन स्ट्रैप्स बोलो, वहाँ से आपको ड्राई क्लोरीन गैस को पास कराना है। और पास कराने से आपको यहाँ पे जो रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो एनहाइड्रस फॉर्म मिल जाएगा, इट इज़ FeCl3। उसके लिए एक पर्टिकुलर बीकर होता है, ठीक है, इट इज एनहाइड्रस फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से क्लोरीन गैस को हम लोग एंटर कराते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता पाऊँ, एक हमारे पास इस तरीके से कंटेनर होगा जहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन गैस को इधर से एंटर कराएंगे, ड्राई क्लोरीन गैस को, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको जो मिलेगा, दिस इज दी कॉन्सनट्रेटेड H2SO पार्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका ये जो रिलीज होगा ऐसे वाटर मोलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप इस तरीके से एक आपका यहाँ पे हम मानते तो एक फर्नेस हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका ये जो पार्ट आएगा, अगर इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा, ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आपका वेपराइज हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपके आयरन के स्टेप्स, जो हम फिलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आयरन की फिलिंग्स आपकी नेक्स्ट में एक और यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ कंटेनर, यहाँ पे मैं आयरन की फिलिंग्स को स्ट्रप में फिक्स कर दूंगा और क्लोरीन गैस यहाँ पे आएगी, उससे रिएक्शन परफॉर्म होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा FeCl3, इट इज ए फेरिक क्लोराइड, है ना, इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये मैंने बात करी है कि किस तरीके से हम एनहाइड्रस फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो डायग्राम है उस पर नहीं जाना है, ठीक है, आपको बेसिक रिएक्शन को ध्यान रखना है ड्राई क्लोरीन गैस के साथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको हाइड्रेटेड फॉर्म चाहिए, अगर हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड चाहिए, तो फिर आंसर को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट क्या है कि आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपको परफॉर्म करानी है कौन कौन से कंपाउंड के ऊपर, या तो आपके पास
फेरिक कार्बोनेट होना चाहिए। फेरिक कार्बोनेट का मतलब Fe2CO3 या आपका थ्राइस, या फिर आपका होना चाहिए ऑक्साइड, आपका हाइड्रोक्साइड होना चाहिए FeOH थ्राइस। इट इज ए फेरिक एनहाइड्राइड, दिस इज ऑल्सो फेरिक कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो फेरिक +3 की स्टेट में, फेरिक आपका हाइड्रोक्साइड, या फिर आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा आपका Fe2O3। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी आपके पास कंपाउंड है, या तो कार्बोनेट होना चाहिए, या आपका हाइड्रोक्साइड होना चाहिए फेरिक का, या फिर आपका ऑक्साइड। उनके साथ अगर आप लेके आते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, और जो आंसर होगा वो होगा बेटा आपका हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोनेट के साथ। अगर फेरिक कार्बोनेट होगा आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर HCl बेटा अगर आपके 6 मोल्स रहेंगे, मैं HCl बेटा HCl अगर आपके 6 मोल्स रहेंगे, तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिलेगा FeCl3 + 3 वाटर, बिकॉज ऑफ कार्बोनेट ये फिक्स है कि CO2 गैस तो बाहर जाएगी, तो ये आपको मिलेगा बेटा हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर यहाँ पे FeOH थ्राइस होगा तो उस केस में आपकी 3 HCl हम यूज करेंगे। ध्यान रखना 3 HCl, यहाँ पे 6 HCl, यहाँ पे 3 HCl, तो फिर आपको आंसर मिलेगा FeCl3 + 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही आंसर मिलेगा। और अगर आपका ऑक्साइड होगा फेरिक का, तो उसके साथ बेटा हम यूज करते हैं 6 HCl, तो फिर आपको आंसर मिलेगा 2 मोल्स ऑफ FeCl3 + आपको 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है हाइड्रेटेड फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप फेरिक का कार्बोनेट लेके आओ, या आप हाइड्रोक्साइड लेके आओ, या फिर आप इसका ऑक्साइड लेके आओ फेरिक का। तो यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिलेगा हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड आपको यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सब के सब कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन सबके पास क्या 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? तो नहीं है। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो बट यहाँ पे आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो भी सोल्यूशन मिले हैं, इन सोल्यूशन का सबसे पहले स्टेप में कराना आपको इवेपोरेशन। ठीक है, जो भी आपको मिला है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स FeCl3.3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे पहले कराना है आपको सोल्यूशन का इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन कराने के बाद कराना है आपको कूलिंग प्रोसेस, फिर कराना है आपको कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन कराना है, देन आपको कूलिंग कराना है। तो कूलिंग कराने के बाद यहाँ पे आपको येलो कलर के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो जो येलो कलर आपको आफ्टर कूलिंग आपको येलो कलर के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, तो येलो कलर के क्रिस्टल्स आपको डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होगा FeCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, समझ में आपको? अब चलते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बात करेंगे समझने के लिए। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपका जो एनहाइड्रस, आपका जो फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, मतलब आपका FeCl3, दिस इज द एनहाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस फेरिक आपका जो क्लोराइड है, इसके कलर के बारे में बताऊं तो ये आपका होता है डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर आपको दिखेगा। ठीक है, और आपका ये डेली क्वोशिएंट भी होता है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज ऑल्सो डेली क्वोशिएंट। डेली क्वोशिएंट्स का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ये आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, और बनाएगा FeCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो FeCl3 है, ये आपका डाइमराइज भी हो जाता है। ठीक है, ये मोनोमर है, तो डाइमराइज जो होगा उसके लिए आपका एक जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 750 डिग्री सेल्सियस, 750 पे आपका डाइमराइज होता है और फॉर्म करता है Fe2Cl6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊं कि अगर आप यहाँ पे FeCl3 को अगर आप हीट करते हो एबव 750, आपको पता चलेगा कि 750 तक तो मान के चलो आपका स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा, ये इंटर कन्वर्जन रहेगा FeCl3 से Fe2Cl6 में, और Fe2Cl6 से FeCl3 के अंदर। लेकिन 750 से आप जैसे ऊपर जाओगे, इससे आप जैसे ऊपर टेम्परेचर करोगे, तो FeCl3 जो मोनोमर फॉर्म में डिसोशिएट हो जाती है। और मैं आपको ऐसे भी बताना चाहूँ
कि 750 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, चाहे Fe2Cl6 हो, चाहे FeCl3 हो, फेरिक क्लोराइड। तो आपको क्वेश्चन में चाहे आपको इसके डायमर फॉर्म दी जाए चाहे मोनोमर फॉर्म दी जाए, और टेम्परेचर अगर 750 से ऊपर जा रहा है तो उस केस में ये आपका Fe2Cl6 डिसोशिएट करेगा पहले FeCl3 में, और FeCl3 भी आपका 750 के ऊपर डिसोशिएट कर जाता है, और आंसर बेटा मिलता है FeCl2 और रिलीज करता है क्लोरीन गैस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके जेई मेंस के अंदर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर बेटा 750 इसके ऊपर लेके आए तो डिसोशिएट कर जाता है, ब्रेक करता है, और फेरस क्लोराइड, दिस इज अ फेरस, +2 स्टेट में है तो दिस इज दी फेरस क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा एंड क्लोरीन गैस यहाँ से आपका रिलीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, इसके एक स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर भी। ये जो आपका एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड है, ये बच्चों बिहेव करता है कोवैलेंट कंपाउंड की तरीके से। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, उसकी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है। जब ये कोवैलेंट है तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी तो बिल्कुल डिफाइन होगी नहीं, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह में तो ये बेटा पोलर में सॉल्युबल होगा नहीं। तो कोवैलेंट है तो मतलब बेटा ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, इजीली आपका सॉल्यूशन में आपका सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेगा। जैसे नॉन पोलर की बात कर लेते हैं, आपका ईथर हो गया, ठीक है, एल्कोहल हो गए, तो इनके साथ क्या करता है, ये आपका क्या करता है बेटा, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे आयरन के जो आपका डायमर फॉर्म है Fe2Cl6 है, इसमें आपको मिलते हैं बेटा ब्रिज स्ट्रक्चर। ये फॉर्म करता है ब्रिज स्ट्रक्चर, क्यों करता है, बिकॉज क्लोरीन के जो लॉन पेयर्स हैं वो बच्चों क्या करते हैं, आपके जो आयरन होगा उसके साथ आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ पे शिफ्ट। जैसे FeCl3 की बात कर लो, ये एक क्लोरीन 2 N आपका 3, इधर बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 N 3। अभी ये जो क्लोरीन के पास जो आपका लॉन पेयर्स होगा, तो वो लॉन पेयर्स जो आपके प्रेजेंट रहते हैं 3 लॉन पेयर्स, उसमें से एक बच्चों इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर बात करोगे तो ये यहाँ से शिफ्ट करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहा है जहाँ पे बीच में आपको ये रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको मिल चुका है Fe2Cl6, और यहाँ जो कंपाउंड के जो इसके बॉन्ड के बारे में बात करते हैं वो कोवैलेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी को लेके। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि अगर हम FeCl3 को वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर सॉल्युबल आपको डिफाइन करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे जो FeCl3 है वो आपका कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब रिजल्टेंट आपका जो सोल्यूशन ऑफ नेचर कैसा होगा, तो एक तो आपको मिल जाएगा यहाँ से FeOH थ्राइस मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा HCl। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 3 HCl होगा, हो गया आपका ये बैलेंस। तो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन होगा तो इसमें आपका FeOH थ्राइस कैसा आपका है, वीक बेस है, और HCl कैसा आपका है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन ऑफ नेचर होगा इस बीकर के अंदर वो बेटा एसिड होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा, बिकॉज ऑफ HCl, ठीक है। एसिड की इसकी स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्शन है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शन को लेके। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे बच्चों हम एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड लेके आते हैं और अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो FeCl3 के साथ अगर मैं यहाँ पे अमोनिया लेके आता हूँ तो बच्चों FeCl3 अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, मतलब 6 मोल्स अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा, और ये फॉर्म करेगा FeCl3.6 अमोनिया, ठीक है। इस कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करेगा। तो Fe जो फेरिक क्लोराइड है बेटा वो एक्ट करता है एक तरीके से आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से आपका ये एक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आपका +3 है। तो ये बेटा कन्वर्ट किस में हो जाता है आपके +2 के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये +3 से जब +2 में जा रहा है तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने का मतलब बेटा रिडक्शन हो गया है ना। तो आपका ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस का मतलब Sn+2, तो Sn+2 मतलब स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड को अगर मैं लेके आता हूँ FeCl3 के साथ, तो बताओ जरा यहाँ से आंसर क्या फॉर्म होगा। तो Fe तो आपका यहाँ पे +3 की स्टेट में है, ये आपके +2 में चला जाएगा, तो पहला आंसर मिलेगा FeCl2
बाकी एसएन यहाँ पे क्या है, +2 की स्टेट में है, स्टेनस है तो स्टेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड के अंदर एक तो मिलेगा यहाँ से SnCl4 मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपके ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगे ये। नेक्स्ट इसकी जो बेटा क्वेश्चन है उससे प्रॉपर्टीज बेस है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टीज के बेस पे रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको SO2 दे रखा है तो SO2 के साथ अगर आपका FeCl3 आ रहा है, फेरिक क्लोराइड, तो SO2 के ऑक्सीडाइज करता है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया किसके अंदर, SO4 के अंदर, SO4-2 के अंदर। इसको बहुत बार हम लोग H2SO4 भी लिख लेते हैं। प्लस आपको यहाँ से मिलेगा FeCl3 से FeCl2 मिलेगा और रिलेटेड आपको अमाउंट में मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप SO4-2 लिखो चाहे आप H2SO4 लिखो। नेक्स्ट बात करता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। तो H2S के साथ अगर FeCl3 आएगा तो बताओ बच्चों आंसर आपको क्या मिलेगा। यहाँ से पहला आंसर तो मिल जाएगा आपको FeCl2 और बाकी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको बेटा ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर के अंदर। क्या करेगा, सल्फर के अंदर ये ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ध्यान दो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर रहा हूँ तो क्या करेगा, तो FeCl3 के साथ पोटेशियम आयोडाइड आएगा जहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -1 है। तो FeCl3 तो बच्चों आपका +3 से +2 में ज़्यादा रिडक्शन होता है, मतलब ये तो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा पोटेशियम आयोडाइड को, तो I- को चेंज करेगा I2 के अंदर जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका 0। तो देखो ये आपके -1 से किस में गया है, ये -1 से आपका गया है 0 के अंदर, तो मतलब बेटा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया है और FeCl3 कन्वर्ट होगा FeCl2 के अंदर। तो रिएक्शन को रटन है, इसकी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिजल्टेंट कुछ पोटेशियम है, क्लोरीन में, तो आपको कहीं ना कहीं आपको KCl भी लिटिल बिट अमाउंट आपको मिलेगा। इसको बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन को लिए। अगर मैं FeCl3 के साथ लेके आऊँ नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन बच्चों क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन बेटा क्या करेगा, यहाँ से ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका ये क्लोरीन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो ये चेंज होगा आपके HCl के अंदर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, और रिजल्टेंट आपको मिलेगा FeCl2। और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगर FeCl3 के साथ बच्चों ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या फॉर्म होगा। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से आपको मिलता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट PPT आपको मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का, है ना। तो Fe जाएगा OH के साथ, तो यहाँ से बनाएगा FeOH थ्राइस। आप चेक करो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 है। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो FeOH थ्राइस है और इसका जो आपका कलर होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिश ब्राउन कलर का आपको बहुत बार इंपॉर्टेंट है। FeOH थ्राइस के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का PPT आपको देखने को मिल जाएगा। इवन ये रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा देते हैं आयरन का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन चेंज होगा नहीं। और रिजल्टेंट आपको सिर्फ ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आप सिंपल देखो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, आयरन जा रहा है आपके OH के साथ और आपका जो क्लोरीन होगा वो जाएगा अमोनियम के साथ, तो बनाएगा आपका NH4Cl। ये आपको ध्यान रखना है। तो FeOH थ्राइस हैविंग दी रेडिश ब्राउन कलर की आपको PPT मिलेगी। इसका बेटा है आपको फेरिक, मैं बोल रहा हूँ इट इज ए फेरिक +3 ऑक्सीजन, इसलिए बेटा मैं बोलूँगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे इसके रिएक्शंस को। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ थायोसाइनेट के साथ, ध्यान दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट क्या है बेटा, थायो का मतलब बेटा सल्फर से रिलेटेड है ना। तो थायोसाइनेट बच्चों क्या होगा, NH4CNS, दिस इज कॉल्ड थायोसाइनेट। ठीक है, बेसिक आपको जो यहाँ पे बात करें इट इज थायोसाइनेट। तो इसमें मैं बोलूँगा कि थायोसाइनेट के सॉल्यूशन के साथ अगर आप ऐड कर रहे हो फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो कलर मिलता है उसके बेस से क्वेश्चन आता है। जो कलर आपको मिलता है डीप रेड कलर आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपका फॉर्म हो जाता है। उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। जैसे FeCl3 के साथ यहाँ बच्चों में लेके आ रहा हूँ NH4CNS, तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो देखो ध्यान से, यहाँ से एक तो आपको मिल जाएगा अमोनियम के साथ मिलेगा क्लोरीन, क्लोराइड चला जाएगा, तो पहला तो आंसर फिक्स है NH4Cl मिलेगा। बाकी आपको यहाँ से क्या CNS ये वाला पार्ट और यहाँ से आयरन, तो ये इसके साथ ज्वाइन होगा, तो यहाँ से बनाएगा FeSCN और यहाँ पे आपका रहेगा ये Cl2। इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर लेते हैं।
तो ये जो कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड का जो कलर होगा वो आपको मिलेगा रेड कलर, ठीक है, इट इज हैविंग दी रेड कलर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeCl3 के साथ 3 मोल्स ऑफ NH4CnS, इट इज ए थायोसाइनेट। तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिलेगा FeSCn थ्राइस प्लस मिलेगा आपको NH4Cl, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों ही जो कंपाउंड है वो आपको रेड कलर में ही आपको ये देखते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं रिएक्शन के लिए। अगर यहाँ पे आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात कर रहे हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता क्या है, वो होता है K4 भी डिस्कस K4FeCN6, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके साथ अगर आप लेके आओगे FeCl3, तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो ये रिएक्शन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यहाँ से जो कलर मिलने वाला है पर्शियन ब्लू कलर मिलता है, ये रिएक्शन आपकी बहुत बार डिस्कस करी गई है FeCl3 की, है ना, फेरिक क्लोराइड की। तो यहाँ से मिलता है आपको मिलेगा K4 और आपके कॉन्स्टेंट स्पीड के अंदर FeCN6 और प्लस आपको मिलता है यहाँ से आपका KCl। तो ये जो कंपाउंड मिला है ये बेटा आपको मिलता है, दिस इज हैविंग दी फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये आपका इसके कंपाउंड का नाम रहेगा और इसका जो कलर है वो बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, दिस इज हैविंग दी प्रूशियन ब्लू कलर आपका ये बहुत फेमस है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म है आपकी फेरिक क्लोराइड की, तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो फिर वहाँ से आपका क्या प्रोड्यूस होगा। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ से आपका एनाइट्रस फॉर्म फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ध्यान दो। अगर आपके पास FeCl3 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इसके पहले बात कर रहे थे ना कंपाउंड के बारे में, तो फेरस सल्फेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके जब हाइड्रेटेड फॉर्म को मैंने हीट किया था, है ना, तो वहाँ से आपको FeSO4 मिला था, है ना, फिर उसके बाद आपको SO2 गैस वगैरह वहाँ से SO3 गैस आपको मिली थी। लेकिन यहाँ पे जब FeCl3 को FeCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे, तो यहाँ से आपको अगर ऐसा लग रहा है हीट करने के साथ आपको यहाँ से FeCl3 मिल जाएगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से यहाँ से आपको मिलेगा Fe2O3 डॉट, एक तो ऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो यहाँ से आपको HCl भी मिलेगा, 6 मोल्स ऑफ HCl मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे 9 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलता है। तो आपको ये ट्वाइस होते हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स होते हैं, 2 मोल्स होते हैं, उसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पे आपको मिलेगा Fe2O3 और यहाँ से आपका प्रोड्यूस करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स आपको वेपर्स की फेज में और बाकी आपको मिलेगा HCl। ये रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट फिर से आएगी, अगर FeCl3 के साथ अगर मैं इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसके साथ अगर मैं ऐड कर रहा हूँ थायोनाइल क्लोराइड बेटा क्या है SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड के आपके 6 मोल्स होते हैं, तो यहाँ से आपको दिस इज थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज दी थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको देखो FeCl3 फिर आपको मिल जाएगा और प्लस आपका क्या होगा HCl जाएगा और आपकी SO2 गैस यहाँ से आपकी रिलीज होगी। तो फ्रॉम थायोनाइल यहाँ से आपको मिल जाएगा SO2 गैस और बाकी HCl मिलेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको हाइड्रेटेड फॉर्म जो आपकी फेरिक क्लोराइड की है वहाँ से अगर आपको चाहिए FeCl3, तो वहाँ पे आप जनरली हीट नहीं कर सकते हो। अगर हीट करोगे तो आंसर आपको Fe2O3 मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड, HCl और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर वहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा FeCl3, HCl एंड आपको SO2। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज इस लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं भी फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।